We have studied about the unit 9 coordination compounds. In coordination compounds, we have studied in last lectures that what is coordination compounds, what is coordination compounds, और हमने इसके बाद इसके अंदर जाने की जनरल टर्मोलॉजी, जनरल टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जनरल टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज हो रही हैं। तो जनरल टर्म्स में हमने क्या क्या जाना, हमने जाना लेट वी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमने देखा कि ये जो बाहर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं काउंटर आयन, ओके, दैट इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एंड दैट पार्ट इज नोन एज द लिगेंड और लिगेंड। ये जो पेरियंथ लगे हुए हैं डायरेक्ट बड़े इस तरह से दिखाई देते हैं, इस कंप्लीट पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। और फिर आगे हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के हैं, जैसे हेट्रोप्लेक्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, complex in which all ligands are different, and we have studied about the homoleptic complex कि जिसके अंदर सेम ligands मौजूद हों। We also study about the different types of ligand, monodentate, bidentate, tridentate, polydentate ligands, ambident ligands, chelating ligands. We have studied about different types of ligands. Like, or in last lecture we also studied about the IPAC of coordination compounds. लास्ट टॉपिक में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उसके अंदर आईपीसी किस तरह से की जाती है वो हमने जानने की कोशिश करी। और आज जो हम अपने लेक्चर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। किस बात की प्रैक्टिस करेंगे, किस पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे हम, वी हैव प्रैक्टिस अबाउट द इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जो हमने टॉपिक अभी तक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेट इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एनसीईआरटी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम एनसीईआरटी बुक के ऊपर आते हैं हम सबसे पहले, और देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो कहाँ तक है। लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है और जो सीबीएसई के द्वारा रिकमेंडेड एनसीईआरटी बुक्स है यूनिट 9। इसके अंदर वर्नर थ्योरी अभी हम नहीं पढ़े, हम आगे पढ़ेंगे। वर्नर थ्योरी को छोड़ के चल रहे हैं अभी हम। लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ से डिसाइड किया था वो ये था 9.2 से, डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड वी हैव स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल, आयंस, ligands and types of ligands like that, coordination number, coordination sphere, coordination polyhedrons, oxidation number, and homoleptic and heteroleptic complex. In last lecture we have also studied about the nomenclature of coordination compounds, और किस तरह से हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे और किस पॉइंट के ऊपर हम जाएंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। आज हम इनसे स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट 9.2, यहाँ से हम शुरू करते हैं और एक एक कंपाउंड्स के बारे में हम शुरू करें। ओके, तो इस एग्जांपल को 9.2 को हम यहीं एक्सप्लेन करते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसको करने से पहले हम 9.3 करेंगे, पहले हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट एग्जांपल 9.3। ओके, let's we take the example 9.3. Write the IPAC name of the following compounds. The first compound is platinum NH3 twice ClNO2. तो जब भी हमें किसी कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना होता है तो हम उसको दो स्टेप्स में करते हैं। तो हमारे पास होता है स्टेप 1। इस स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इसको हम सबसे पहले करते हैं इस रूल को।
तो लेट्स वी टेक द एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है ये प्लेटिनम NH3 की ट्वाइस Cl NO2. Now what is the oxidation number of central metal? This is the central metal X, and we know that charge on ammonia will be जीरो, जीरो चार्ज होता है इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर -1, NO2 के ऊपर -1, एंड दैट इज जीरो. X -2 इज इक्वल टू जीरो और X इज इक्वल टू +2. ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेंट्रल मेटल की बात करें तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है. नाउ इन स्टेप 2 राइट द आईपीसी नेम. अगर हम पीछे रूल्स की बात करें तो रूल्स में क्या होता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है इस तरह से पेरियंथ लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाहर अगर काउंटर आइन है तो सबसे पहले काउंटर आइन या तो यहाँ होगा तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और अगर काउंटर आइन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है लिगेंड्स. लिगेंड के बाद फिर हम नाम लिखते हैं सेंट्रल मेटल. सेंट्रल मेटल के बाद फिर हम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर हमारे पास पीछे अगर इस तरह से काउंटर आयन अगर पहले है तो काउंटर आयन को हम पहले लेते हैं, काउंटर आयन अगर बाद में है तो काउंटर आयन को हम बाद में लेते हैं, और प्लस में साथ में अगर आयन शब्द है, आयन का मतलब कटायन है तो भी आयन लिखेंगे और अनायन है तो भी आयन लिखेंगे. तो इस तरह से कटायन या अनायन शब्द यहाँ लिखे जाते हैं. लेट्स अगर इस कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास यहाँ 3 लिगेंड्स हैं. एक अमीन से शुरू होता है अमीन, एक C से शुरू होता है और एक N से शुरू होता है. तो अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स अगर मौजूद हों तो हम रूल फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इसको फॉलो करते हैं. तो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद फिर क्या आता है, सी को प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद किसको देंगे, एन को प्रायोरिटी देंगे. तो अमीन है हमारे पास, तो इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा सबसे पहले डाई अमाइन. डाई अमाइन. उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोरिडो, डाई अमाइन क्लोरिडो. और उसके बाद आता है ये ग्रुप है तो इसको लिखा जाता है नाइट्रिटो. और इस ग्रुप की खास बात और है, जो NO2 लिगेंड है, इस NO2 लिगेंड है इसका नेचर होता है एम्बीडेंट. एम्बीडेंट लिगेंड्स. एम्बीडेंट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं कि दीज आर दोज मोनोडेंटेट लिगेंड, वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिसके अंदर ऑल एटम एक्ट्स एज ए डोनर. अगर NO2 के अंदर देखें तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो ऐसे एम्बीडेंट लिगेंड्स होते हैं. तो यहाँ क्योंकि सेंट्रल मेटल की तरफ क्या है, नाइट्रोजन है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन. ये लिखा जाता है. तो Ni2N. और मेटल हमारे पास क्या है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम. और उसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंड. एक जो पॉइंट है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखे हुए हमने, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ये पॉइंट ध्यान रखने की है. और जो लास्ट में हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है उसको पेरेंट में डाल के और इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है. लेट्स बी टेक सेकेंड. दिस इज द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट अगर हमने सोल्व किया इसके अंदर, और अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर. एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक खास बात और है कि हर क्वेश्चंस के अंदर एक अलग रूल मिलेगा हमें. लेट्स वी टेक द सेकंड पार्ट. दिस इज द बी, एंड इन बी पार्ट ये हमारे पास बी पार्ट है, दैट इज द K3 क्रोमियम और C2O4 की थ्राइस. ओके, लेट्स वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स. दैट इज द X +3, और हमें पता है पोटासियम पे +1 चार्ज होता है, +3, और C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, -2 इज इक्वल टू 0. ये ध्यान रखने वाली बात है. C2O4 2 नेगेटिव, -2 चार्ज होता है, और इसको लिखा भी जाता है ऑक्सलेटो. ऑक्सलेटो,
3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा +3 चार्ज आता है। ओके, नाउ व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो हमारे पास ये पोटाशियम होता है, तो इसको हम लिखते हैं पोटाशियम। मैंने कहा था पहले काउंटर आयन अगर आगे है तो उसको आगे लिखेंगे पोटाशियम। इसके बाद 3 लगे हुए इसके साथ, तो इसको गैप देंगे यहाँ और लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो, पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो। और ये सेंट्रल मेटल हमारे पास है, तो इसको लिखेंगे क्रोमेट, क्रोमेट। उसके बाद जो ऑक्सीजन स्टेट आई है थर्ड, उसको लिखेंगे 1। जो यहाँ की पॉइंट है जो हमें नोट करना है या रूल की बात करें वो ये है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ये काउंटर आयन कैसे है पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स कैसे है नेगेटिव। ये जो पेरियंथ के अंदर बंद होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास नेगेटिव है तो मेटल का नेम किससे एंड होगा? 8 से। ओके, तो इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव देन name of metal end with 8, एंड विद 8। जो मेटल है उसका नाम 8 से एंडिंग होगी, इसलिए हमने इसके अंदर क्या लिखा? क्रोमेट। क्लियर है? अब आते हैं हम इसके थर्ड एग्जाम्पल पर। हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। x +2, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, +2, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, और -1 इज इक्वल टू 0। ये ई एन क्या होता है? ई एन होता है इथेन 1,2 डायामीन। ओके, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो होता है 0। ये हम हमेशा ध्यान रखें। इसके ऊपर टोटल वैल्यू कितनी आएगी? x -2 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हमारे पास दो लिगेंड है, एक क्लोरीन है एक ये है। अब ध्यान रखने वाला पॉइंट है, हमारे पास जो ईएन है या अदर एलिमेंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड एक रूल है एनसीईआरटी के अंदर। इसको करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और वो दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में किस पेज पे लिखा हुआ है। आते इस कंपाउंड में जैसे ईएन है या अदर कॉम्प्लेक्स, उनको 20 से लिखा जाता है। तो ये इथेन ई से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है, सी पहले आता है। तो इसका जो आईपीसी नेम है वो होगा डाई क्लोरिडो। क्या होगा उसका नाम? डाई क्लोरिडो। और उसके बाद होगा 20। 20 हमने क्यों लिया? क्योंकि इसके नीचे 2 लगे हुए। डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायामीन। ओके, इसको एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर। 20 इथेन 1,2 डाइक्लोरिडो, 20 इथेन 1,2 डायामीन। और फिर मेटल कौन सी हमारे पास? ये लगी हुई है, तो मेटल हमारे पास है कोबाल्ट। कोबाल्ट है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। तो कोबाल्ट टेट नहीं करेंगे, इसको कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास 3, और बाहर जो है ये काउंटर आयन है, जिसको लिखेंगे हम क्लोराइड। ये इसका आईपीसी नेम होगा। यहाँ जो की कंसेप्ट है, समझने वाली बात है, एक नई बात जो इसके अंदर पता लगी। की पॉइंट क्या है? पीछे वाले के अंदर हमें 8 का पता लगा था। की पॉइंट ये है कि हमारे पास एक तो इन या इस तरह के होते हैं, उनके आगे हम शब्द इस्तेमाल करेंगे। 2 हैं तो 20 इस्तेमाल करेंगे, 3 है तो ट्रिस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 4 है तो टेट्राकिस हो जाएंगे। इस तरह के वर्ड लगेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ ध्यान रखने वाला क्या मिला है, अगर क्लोरीन यहाँ जिस तरह से इस तरह क्लोरीन लिगेंड की तरह था, तो जब एज ए लिगेंड की तरह क्लोरीन है, लिगेंड की तरह अगर क्लोरीन है, तो इसको लिखा जाता है क्लोरिडो, क्लोरिडो। और अब यहाँ देखो क्लोरीन का है, कॉम्प्लेक्स से बाहर है, तो अब ये काउंटर आयन की तरह है। किस तरह से? काउंटर आयन। तो जब काउंटर आयन की तरह क्लोरीन हो, तब इसको क्या लिखा जाता है? क्लोराइड।
दोनों बातों में अंतर है। क्लोरिडो कब लिखा जाएगा? जब क्लोरीन पेरिंथ के अंदर होगी, जो ब्रैकेट्स होती है इनके अंदर होगी, लेकिन इसके बाहर होती है तो फिर इसको लिखा जाएगा क्लोराइड। ये इसके नाम की खास बात है। लेट्स यू टेक द नेक्स्ट एग्जांपल एंड वी आल्सो सीन द रूल रिगार्डिंग, ओके। तो इसके ऊपर आते हैं, रूल को देखते हैं हम कि एनसीईआरटी में रूल हमारे पास कहाँ है, और इस पॉइंट को हम देखते हैं। एनसीईआरटी के अंदर अगर हम आए तो हमें एक रूल मिलता है, ये है रूल नंबर 5। इसकी बात करें, प्रीफिक्स मोनो डाई, प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई आर यूज्ड टू इंडिकेट द number of individual ligands in the coordination entities when the name of ligand including a numerical prefix। कैसे? जैसे हमारे पास EN है, तो EN की फुल फॉर्म क्या होती है? इथेन 1,2 डायामीन। कहता है कि जिसके नाम के अंदर न्यूमेरिकल कंटेंट आ जाए, जैसे इसके अंदर न्यूमेरिकल कंटेंट आ गया तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ओके, देन द टर्म बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आर यूज्ड, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ईएन किया था, इसी तरह से जैसे ये है, एक तो इस तरह से आ गई इथेन 1,2 डाया अमीन। डाया मतलब दो शब्द इसके साथ जुड़ गए थे, डाया अमीन, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे NiCl2 PPS3 नेम्ड एज डाई क्लोरिडो, इसको नाम कैसे लिखेंगे इस तरह में, डाई क्लोरिडो बिस ट्राईफिनाइल फोस्फिन निकल थर्ड। PPS3 का मतलब होता है ट्राईफिनाइल फोस्फिन। तो इनके अंदर न्यूमेरिकल, द लिगेंड्स इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जिनके अंदर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो उसको हम, जैसे इसके अंदर ट्राई शब्द आ गया, 3 आ गए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो गए, ये इथेन 1,2 डायमीन तो यहाँ डाई आ गई तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो गए। तो इनके नाम के आगे यहाँ डाई टाई लगाने के बजाय 20 ट्रिस शब्द जोड़ेंगे। दैट्स द रूल। लेट्स वी टेक द न्यू एग्जांपल। Let's we take the next example D, and first of all we find out the oxidation number of this element। पहले हम इसका oxidation number find out करेंगे। तो जैसे हम इसका oxidation number find out करते हैं तो हम इसकी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, और ये x, ओके, प्लस हमारे पास रहेगा 5। अमोनिया के ऊपर जीरो चार्ज होता है, जीरो जीरो चार्ज हमने इसके अंदर लिया, और प्लस इसके ऊपर कितना चार्ज होता है कार्बोनेटो पे, -2, और ये कितनी होगी -1 इक्वल टू 0। ये होता है CO3, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है और उसको लिखा जाता है कार्बोनेटो। ये लिगेंड्स है। अगर हमने चार्ट बना रखा है तो उसके अंदर इंक्लूड किए हुए थे, पिछले लेक्चर में हमने दिए हुए नाम। नाउ व्हाट इज द नेट वैल्यू, x -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +3। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। नाउ व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसके अंदर 5 लगे हुए, ये अल्फाबेटिकली ए से शुरू होता है और ये सी से शुरू होता है। ए पहले आएगा, हमारे पास नाम होगा पेंटा अमाइन। एक खास बात और है जो हमें समझने वाली है, यहाँ एक रूल मिलेगा आपको, पेंटा अमाइन। अभी उसमें बताऊंगा मैं कि जब पेंटा का ए लिया और अमाइन का ए, दोनों ए सस्टेन रहेंगे। कई बार क्या होता है कि अमीन ए को हटा देते हैं, मतलब जो की पॉइंट है वो इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमें याद रखने वाला है कि जो अल्फाबेटिकली बोथ ए आर सस्टेन या बोथ ए आर रिटेन, दोनों के दोनों ए वो मौजूद रहेंगे। उनमें से ऐसा नहीं कि एक को छोड़ देंगे हम और दूसरा चला जाएगा। तो हमारे पास है पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, और उसके बाद है कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, ओके। और उसके बाद मेटल को लेके चलते हैं, तो क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उस पर पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही रहेगा, इसके अंदर किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा, जो होगा कोबाल्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट इसकी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और बाहर क्या है, क्लोराइड है, तो हम लिखेंगे इसको क्लोराइड। तो पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हमारे पास इसका आईपीसी नेम होगा। ई पॉइंट, इसके अंदर हमें जो नई बात सीखने को मिली कि जो ए अगर दो एक साथ आते हैं तो दोनों के दोनों ए इसके अंदर रिटेन रहेंगे।
लेट्स वी टेक द अनदर एग्जांपल ई पार्ट ऑफ 9.3 एग्जाम्पल। आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है। इसके अंदर भी एक बिल्कुल सटीक रूल है और अगर इसका की पॉइंट देखें तो हम देखते पता लग रहा है इस की पॉइंट को कि खास पॉइंट ये है इसके अंदर कि डबल मेटल केस है। अभी तक हमारे पास या तो पोटाशियम था या अदर था, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से मरकरी है और अंदर क्या है, कोबाल्ट है। दोनों दोनों ही ट्रांजिशन मेटल, बोथ ट्रांजिशन मेटल्स, बोथ आर ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, बोथ का मतलब क्या है? बोथ का मतलब है काउंटर आयन एज वेल एज सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल बोथ आर, दोनों के दोनों देखा जाए ध्यान से तो दोनों के दोनों क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। इसलिए इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो इसलिए इस केस में जो फर्स्ट है हमारे पास मरकरी, और मरकरी को हम मरकरी लिखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है। मरकरी को ऊपर +1 चार्ज होता है। अगर इसकी स्टेट +1 है तो इसकी वैल्यू x फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो +1 और ये कितनी होगी -4 = 0। तो सो x = कितनी आएगी, +3 आएगी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस। मरकरी यहाँ हमारे पास 4 है तो यहाँ लिखा जाएगा टेट्रा थायो साइनेटो। ये जो SCN है इसको लिखा जाता है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। क्लियर है? और -1 चार्ज इसके ऊपर होता है। अगली खास बात है कि SCN भी कौन सा लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड, हम पहले NO2 के बारे में पढ़ चुके हैं कि NO2 में दोनों डोनर एटम होते हैं, वो NO भी होता है, ये भी होता है। ऐसे ही इस केस में ध्यान से देखें तो सल्फर भी डोनर एटम हो सकता है, और अगर आइसोथायोसाइनेटो करते हैं हम इसको, तो इस केस के अंदर नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है। क्योंकि यहाँ डोनर एटम सल्फर है और जो मेटल की तरफ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। तो हमारे पास बनेगा S कोबाल्टेट। और उसके बाद कितना बनेगा, थर्ड। हमारे पास बना मरकरी। मरकरी इस वजह से लिया, इसके अंदर एक खास पॉइंट ये था टेट्रा थायोसाइनेटो S और कोबाल्टेट थर्ड। इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल है 9.3 और उसके हमने 5 केस पढ़े, और पांचों केसों के अंदर हमने अलग अलग रूल्स को जानने की कोशिश की। तो ये इसकी एक खास बात थी। लेट्स वी टेक द एग्जाम्पल 9.2। लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.2। 9.2 एग्जाम्पल कहता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ओके, तो ये हमें दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या होता है, पेरियंथ स्टार्ट करते हैं हम। वो जो पेरियंथ करते हैं तो उसके बाद सेंट्रल मेटल लेते हैं। सेंट्रल मेटल हो गया हमारे पास कोबाल्ट। उसके बाद टेट्रा अमाइन, ये हुआ हमारे पास टेट्रा अमाइन। ओके, एक्वा, that's the aqua, and then when the chloride, chlorido, chlorido means chlorine, and chloride, that's the Cl। now हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है गलत है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हम इसकी फाइंड आउट करके देखेंगे कि इसकी सही है या गलत है। लेट्स x, वी नो दैट अमोनिया की वैल्यू कितनी होती है, 0, वाटर की 0, -1 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, +4 -2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू हमारे पास कितनी वैल्यू आई, +2 इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू -2। लेकिन आना कितना चाहिए, 3। तो 3 कैसे आएगा, वो 3 आएगा इसकी वैल्यू से। यहाँ से हम इसके दो मेथड्स लेते हैं। फर्स्ट मेथड तो क्या है कि इस जितनी वैल्यू काउंटर आयन की वैल्यू को अप डाउन करके करते हैं, तो अगर हम काउंटर आयन की वैल्यू को अप डाउन करके करें तो उससे हम पता इस तरह से लगाएंगे। एक तरीका ये है CO NH3 की 4 H2O Cl एंड दिस। हमें काउंटर आयन की वैल्यू अप डाउन करनी थी, इसको x मान लिया इज इक्वल टू, इसकी कितनी वैल्यू -1, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है 0,
और इसकी कितनी है कोबाल्ट की, ये दे रखी है तो 3। इट मीन्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इस वैल्यू के आगे यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा। लेट्स, कैसे सही होगा चेक करते हैं हम। ये हमारे पास कोबाल्ट है CO, H2O, Cl and Cl2। नाउ फाइंड आउट द ऑक्टेशन नंबर ऑफ दिस x। ये हमारे पास 4 इंटू 0, और ये हमारे पास 0 माइनस 1, इसके ऊपर कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास, सॉरी यहाँ हमने क्या किया था, गलत किया था, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 आएगा यहाँ। और इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, +2 आएगी, इस तरफ जाएंगे, लेकिन आनी चाहिए थी 3। तो इस तरह से आएंगे तो x प्लस जीरो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3। इट मीन्स जितना हम लेके चल रहे हैं उतनी वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ आ जाती है, तो यहाँ जैसे 3 रखा है तो यहाँ हमारे पास 3 आ गई, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड का वो ये बनेगा। मतलब काउंटर आइन है, उसकी वैल्यू को अप डाउन करके हम इसकी वैल्यू को अप डाउन करेंगे। तो कितने लगेंगे इस बात के लिए, इसी की वैल्यू को हम x मान लेंगे और जो वैल्यू दे रखी है उस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स वी टेक द सेकंड एग्जांपल। लेट्स वी टेक द सेकंड एग्जांपल, दैट इज पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। तो ये हमने पोटासियम लिया, और टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट, ये हमने जिंकेट लिया, और टेट्राहाइड्रोक्सी का मतलब OH की वैल्यू हमने कितनी की, 4। ठीक है, तो पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सही है, तो इसकी वैल्यू को हमने x कंसिडर किया, और पोटासियम की वैल्यू 1 और -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि ये सेकंड है ये 3 है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही नहीं है। तो हमने क्या किया, जिंक OH की कितनी होगी, 4। हम इसकी वैल्यू को चेक करना है कितनी आनी चाहिए। जिंक की वैल्यू कितनी है, जिंक की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू -4, तो इसका मतलब 2 आ रहा है, -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 कर दिया जाए तो हमारे पास फॉर्मूला सही आएगा। अगर इसको 2 कर दोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे, और यहाँ 2 कर दोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2, और हमारे पास नेट रिजल्ट कितना आएगा, 2। ये भी 2 है, इसका मतलब जो राइट फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का वो ये होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारे पास एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि IPSC से रिलेट इन टेक्स्ट क्वेश्चन कितने हैं और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है।